बड़े दिन से आप यूएसएड नाम का जिक्र सुन रहे हैं। सड़कों से लेकर संसद तक इसका जिक्र है। $21 मिलियन की जो मदद यूएस भेजा करता था भारत, वो बंद कर दी गई और जॉर्ज सोरोस का इसमें नाम सामने आया। उसकी जो संस्था है उसके द्वारा भारत को पैसा मिल रहा था, चुनाव को मजबूती देने के नाम पर जो पैसा मिल रहा था वो रोका गया। उससे आखिर हो क्या रहा था? अमेरिका से भारत को जो पैसा मिल रहा था, अब उस पर जो रोक लगाई गई है, जो फैसला रद्द किया गया है, उससे वाकई में हकीकत में इस देश के नागरिकों का डेटा अमेरिका के हाथों क्या वाकई में बेचा जा रहा था और क्या वाकई में यूएसएड के नाम पर दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला हुआ? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए और बहुत सारी खुफिया जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। विस्तार से बता दीजिएगा, क्या ये यूएसएड के नाम पर हिंदुस्तान में क्या कुछ रचा गया? आपकी परेशानी ये होगी कि इलेक्टोरल सिस्टम में 21 बिलियन रुपया वो खर्च कर रहा था, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिर्फ एक चीज लेके आप हंगामा कर रहे हैं। पता है, इस देश में उससे भी बड़ा और इस देश के मेडिकल सेक्टर में उससे बहुत बड़ा घोटाला यूएसए डिपार्टमेंट कर रहा था। और क्या कर रहा था? हर 2-4 साल पे भारत में होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और उस सर्वे के माध्यम से हर तरह की जानकारी दी जाती है आपके परिवार से जुड़ी हुई। और ये आपके यहां भारत के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवा कौन रहा था? यूएसएड डिपार्टमेंट, मार्क आर्थर फाउंडेशन, ये जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन और इस तरह के तमाम लोग। और वो क्या जानकारी आपसे ले रहे थे? आपसे जुड़ी हर जानकारी, हर परिवार के हर सदस्य की हर जानकारी। बीमारी है कि नहीं, कितने लोगों को एड्स है, पति पत्नी के बीच संबंध है कि नहीं, डिवोर्स के लिए किसने फाइल किया है, बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, कहीं ऐसा तो नहीं परिवार में दादा दादी रहते हैं, मामा मामी रहते हैं, फूफा ताई रहते हैं, ये सब। और ये पता है, हर तरह का आपका डाटा वो कलेक्ट कर रहे थे। और आश्चर्यजनक बात मैं बताऊं, जो पुरुषों को जो फॉर्म भरने के लिए दिया जाता था वो 29 पेज का था, जिसमें बेसिक जानकारियां रहती थी कि आपका नाम, ऑक्यूपेशन, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, पत्नी को पैसा देते हैं कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई पे करते हैं कि नहीं, वगैरह। 29 पेज का। और महिलाओं का वो फॉर्म पता था कितने पेज का था? 94। जो जानकारी पुरुषों से नहीं ली जाती वो महिलाओं से ली जाती थी। और फिर उसी जानकारी के आधार पे अलग अलग तरह का नैरेटिव बिल्डअप होता था। कैसे, मैं बताता हूं। आप परेशान हो जाते हैं कि दुनिया की एक एजेंसी ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है कि नहीं। अचानक उधर से एक ये सर्वे आता है, कहता है नहीं भाई, यहां ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, एक पार्टी और एक नेता है, वो अपनी तानाशाही चला रहा है। आप चिंता में हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो बहुत गलत है। और वो पता है वो कौन, कोई एजेंसी कर रही है, और वो पता चल रहा है कि वो एजेंसी यूएसए डिपार्टमेंट से फंडेड है। या फिर यूएसए डिपार्टमेंट ने सोरोस, ये ओमडियर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इस तरह के लोगों को पैसा दिया, वो उन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया, वो यहां पे सर्वे कर रहा है। और परेशान आप हैं। आपके यहां प्रेस फ्रीडम के नाम पे, प्रेस फ्रीडम है कि नहीं, एक आंकड़े आते हैं, हाँ आपस में लड़ने लगते हैं। ये नहीं जानते कि कौन जारी कर रहा है, उसके पीछे कौन लोग हैं, किस मकसद से जारी किया जा रहा है, यहां असंतोष पैदा करने के लिए जारी किया जा रहा है कि नहीं। और वो सब फंडेड। फ्रीज कर गया था जी। और मैं आगे बताता हूं, ये जिस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं, रोमन मैगसेसे पुरस्कार, रवीश कुमार को रोमन मैगसेसे पुरस्कार मिल गया, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े नेता। अरे वो अपने तरह के नैरेटिव बनाने वाले लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं, जो वो चाहते हैं, जो आदमी उसके बारे में उस तरह का प्रचार करता है तो उसको ले आकर दे देते हैं और कहते हैं कि यही बड़ा पत्रकार है। आज तक किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है क्या, जो भारत के लिए बात कर रहा हूं? फॉरगेट अबाउट इट। कितने भी कितने बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक को मिला हो तो बता दिए। ये तो देश के लिए बात करता था, लेकिन इसको किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पुरस्कार दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसे पुरस्कार दे रही थी जो कश्मीर की आजादी की बात कर रहा था, जो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा था कि सब अलग कर दो, मां बाप को भगा दो, जो सारे रिश्तेदारियां तोड़ दो, पति पत्नी सिर्फ रहो, एक बच्चा होना चाहिए, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी ले लो, एक बेटी होनी चाहिए, ताकि आप उनकी तरह बन सको। आप देखिए और परखिए
और इसलिए ये सारी बातें एक स्टडी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम के एक सदस्य हैं, नाम है संजीव सान्याल। और ये कब खुलासा हुआ? एक अचानक सब आप नहीं हटा सकते ना कि सारे एनजीओ को फंड बंद कर देंगे, इंटरनेशनली जो आ रहे हैं उसको सारे सर्वे को रोक लगा देंगे। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने दुनिया पर राज करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। उसे पता चल गया था आज से 50 साल पहले कि सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री युद्ध लड़के आप दुनिया पर राज नहीं कर सकते। तो वो कई तरह से पेनिट्रेट किया है। ऑक्टोपस जानते हैं ना, उसका कई तरह टेंटिकल्स होता है। और तब पता चला कि जब हर टेंटिकल्स को आप रीड किए तब पता चला कि ऑक्टोपस क्या है। अमेरिका की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी उसी ऑक्टोपस की तरह है, जिसमें सीआईए भी है, फाइनेंस भी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं, पत्रकारिता है। अभी तो आया था एक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं उसको भी यूएस डिपार्टमेंट फंड करता है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिपोर्ट पे यहां हंगामा हो जा रहा था। तो मैं ये कह रहा था, ये जो स्टडी किया कैसे ये खुलासा हुआ मैं बताता हूं। जब दुनिया में कोविड की मार पड़ी तो कई तरह की नैरेटिव चल रही थी कि कोविड फैलाया गया है, ये मैनमेड है, और वो दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री को, अब मतलब दुनिया की नहीं, यूएस की फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कि एक रोग होगा। और होता क्या था दुनिया में कि जैसे कोई एड्स आ गया, एक रोग आ गया, तो अंत में दवाइयां तो अमेरिका से ही लोग खरीदते थे, उसी कंपनियां बेचती थी पूरी दुनिया में। और फिर एहसान भी जताते थे कि देखिए हमने अफ्रीका के फलाना 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 देश में एड्स इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया है, और उस प्रोग्राम को यूएस डिपार्टमेंट फंड कर रहा है, आपको हम कर्जा दे रहे हैं, आप कर्जा में डूब जाइए। कोविड भी ठीक उसी तरह का था। भारत पे जब प्रेशर आने लगा चारों तरफ है कि जल्दी से कुछ कीजिए, वैक्सीनेशन करवाइए, ये करवाइए, तब एक टीम ने स्टडी करना शुरू किया। बाद में जब पता चला भाई साहब कि इस देश के हर परिवार का हर डाटा है, और वैक्सीनेशन ड्राइव के आड़ में हर इंसान से वो उसका आधार कार्ड लेना चाह रहे थे, सारे डिटेल्स। और एक बार आपके आधार कार्ड का डिटेल्स चला गया विदेशियों के हाथों तो गए, क्या करेंगे उससे? यू आर फिनिश्ड। क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर पता है कि अभिषेक पुंडीर के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पता चलेगा कि आपको फंड कर देंगे और कहेंगे जाके जासूसी करके दे आओ। या फिर मीडिया में इस तरह के आर्टिकल्स लिखो कि पता चला कि भारत में मोदी तानाशाह है और बिल्कुल डेमोक्रेसी खतरे में है, और उसके बदले तुम कुछ पैसे ले लो। कल को, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कल को कोई मेडिकल फील्ड का कोई आदमी, वैज्ञानिक कोई रिसर्च कर रहा है, उसको पता है कि ये इस फील्ड में काम करता है, ये रिसर्च करता है, उसकी इनकम है, बोला कहां तुम 100 रुपए के चक्कर में फंसे हुए इस रिसर्च में, हमारे लिए इस तरह का रिसर्च करके ये रिपोर्ट सौंपो, हम तुमको इसके बदले में इतना देने। क्या नहीं कर सकता? देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि पिछले सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के जो कुल वॉर थे वो ऑयल के कारण हुआ, फेल। फिर जमाना आया कि डिफेंस ऑफ फार्मा, और फिर जो इससे पहले जो तुरंत 2-4-10 साल पहले जो आया है वो है डाटा वॉर, जिसके पास सबसे ज्यादा डाटा वो किंग। इसलिए तो टिकटॉक को बैन लगा रहे हैं अमेरिका, और ये उनको टिकटॉक से क्या प्रॉब्लम था? यही ना कि वो सारे आपके डाटा उसके पास है। तो डाटा वार है ये, और अमेरिका के पास, मतलब ऐसे ही हम बांट रहे थे अपना डाटा कि ठीक है बहुत एहसान हम पे कर रहे हैं और बहुत महान पुरुष है। देखिए हमारे यहां, मैं आपको एक और खबर बताता हूं, कल की खबर है, बिल गेट्स का फाउंडेशन है, 4 बिलियन यूएस डॉलर उसे दिए गए, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं कि कहां खर्च किया, सेक्रेटली ट्रांसफर किया गया। और क्या किया मैं आपको बताता हूं। भारत में बिल गेट्स मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाया, और उस फाउंडेशन का काम भारत में और कुछ और देशों में था, 12-13 देशों में वो काम कर रहे हैं। यहां क्या कर रहे थे, वो अमेरिकी कंपनी दवा का जो परीक्षण करती है, तो उनके यहां क्या है कि रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट हैं, वहां चूहों पर करना पड़ता है या जानवरों पर करना पड़ता है। चूहों और जानवरों की जगह वो हमारे यहां आके ट्राइबल आदिवासी इलाकों में इंसानों पर कर रहे थे। दूसरा कोई भी देश होता तो कंपनी बैन हो जाती, फाउंडेशन बैन हो जाता। अभी 2 महीना पहले एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने साफ साफ कहा है कि भारत में इतना लोग हैं, इतना कोलाहल है, यहां जान की कोई कीमत नहीं है, कि वहां छत्तीसगढ़ के कोरबा के आदिवासी 9 आदिवासी मर गए दवा का ट्रायल करते हुए, किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, हमने कुछ पैसे खिलाए और बच गए। ये है फार्मा लॉबी, ये काम कर रही है, आपको गुनिया पिग की तरह इस्तेमाल कर रही है, और उसी नजर से देखते भी हैं।
वो जिस तरह खरगोश और चूहा उनके यहां एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उस तरह यहां इंसान करते हैं, और उनकी नजर में दोनों बराबर। ठीक है। और फार्मा स्कैम यूएस डिपार्टमेंट का बहुत सारे स्कैम में से सिर्फ एक है। हाँ, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस का किया, फिर फिर पता चला कि बहुत तरह से ऑयल लॉबी, ओमडीआर फाउंडेशन का पूरे और रॉकफेलर का पूरे ऑयल लॉबी पे कब्जा है। तो दुनिया पे राज करने के लिए उसे हर कुछ चाहिए। वो 2 कदम आपसे आगे चल रहा है, आप अभी तक नहीं जाग रहे हो। वही जागने पर ही बहुत जरूरी लगता सवाल है कि फिलहाल जब इस चीज का पता चला तो अब इस चीज को कैसे टैकल किया गया, क्या कुछ एक्शन इस पर हुआ संजीव सालियान ने, और क्या कुछ खुलासे किए? नहीं, अभी क्या, जैसे ही पता चला कोविड के टाइम में, तो सबसे पहले तो बंद कर दिया। कोविड के टाइम पे हेल्थ सर्वे होगा, हाँ, अच्छा, होगा वो सर्वे, अगर होगा तो भारत सरकार करेगी, और भारत सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। कोई विदेशी एजेंसी की जरूरत नहीं और ना कोई प्राइवेट फाउंडेशन की जरूरत है। लेकिन एक एक कर जैसे जैसे पता चल रहा है तब तो हो रहा है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1967 में CIA का डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, उस वक्त हेनरी किसिंजर थे। उन्होंने कहा कि अगर जो अंडर डेवलप्ड नेशन है जैसे एशिया के, अफ्रीका के, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ गई, बाजार बड़ा हो गया, तो फिर अमेरिका यूरोप का दबदबा कम हो जाएगा। तो उन्होंने CIA का डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहता है कि प्लान बनाया कि दुनिया की आबादी नहीं बढ़ने देना है, मतलब उनकी आबादी नहीं बढ़ने देना है, उनको कम कंट्रोल में रखना है। दे आर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो कैसे करेंगे? तो उसमें 3 तरह के गोल किए गए थे, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में वही हुआ जो इमरजेंसी 67 में ये आया था, और 74 में भारत में इमरजेंसी लग गया, जबरन नसबंदी करना शुरू कर दिया सबको, फैमिली प्लानिंग के नाम पे। फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अमेरिका का दिया हुआ था भारत में, और प्लांट किया गया था यहां के बुद्धिजीवियों द्वारा, ताकि लोगों को लगे कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है, आपने कम पैदा किया तो आप महान हो जाओगे। और जबरन नसबंदी, शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल, विदेश में ऐसी दवाएं तैयार करके भारत में भेजी गई ताकि यहां के पुरुषों और महिलाओं के का रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो। नामर्दगी की शिकायत भारत में उसके बाद आया। 74-75 के पहले यहां नामर्दगी नहीं थी। वो उन अंग्रेजी दवाओं का असर हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से भी, और दूसरे तमाम तरह की दवाएं जो आप वहां कंज्यूम कर रहे हैं। आज अगर आप कहते हैं कि मैं फैमिली प्लानिंग करता हूं, तो आप कर नहीं रहे हैं, कैपेसिटी ही नहीं रही 2-3 से ज्यादा पैदा करने की, और आप थक जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो। भारत में सबसे बड़ा अभी मेडिकल के सेक्टर में कौन सा उद्योग हो रहा है पता है? निसंतान दंपतियों को हम बच्चे देंगे, हर शहर में खुल रहे हैं। हाँ, क्यों खुल रहे हैं पता है? क्योंकि आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई। आपको हमारे दादा परदादा 8-8, 9-9, 10-10 पैदा करते, दूधो नाव पुतो फलो, और आप 2-3 में खत्म। और बहुत लोगों का तो बच्चा ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत है। और ये सब उसी कारण हुआ। ये था मीडियम टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल में इन्होंने ये कहा है कि हम फैमिली तोड़ेंगे, क्योंकि जब एक दादा दादी खिलाने वाले होंगे तो आदमी को लगता है चलो 2 बच्चे भी हैं तो दादा दादी देखभाल कर लेंगे। आप अकेले रहोगे, पति पत्नी दोनों काम करोगे, आपको खुद झंझट लगने लगेगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम। आप अकेले रहो तब आप एडवांस समझे जाओगे, आप प्रोग्रेसिव समझे जाओगे, तब आप बढ़िया आदमी हो, इस समाज में आपकी तब रेस्पेक्ट है, यह बताया गया। और इसलिए अब जो देश है डेवलप्ड कंट्रीज, वो कह रहे हैं कि ज्यादा पैदा करो। रशिया में पैसे दिए जा रहे हैं, यूरोप के कंट्रीज पैसे दिए जा रहे हैं, और भारत में भी अब आ रहा है कि बच्चे 2 अच्छे नहीं। साउथ में जनसंख्या घट गई, भारत में भी साउथ के लोग जनसंख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और ये था लॉन्ग टर्म गोल, हेनरी किसिंजर 1967 डिक्लासिफाइड फाइल। चलिए, ये तो हुई समस्या, अब इसका इलाज क्या है? कौन लोग शामिल हैं इसमें? कि पहले बताइए कौन लोग शामिल हैं? बहुत तरह के। देखिए, अमेरिका का प्लान है, और उसका इंप्लीमेंट करने के लिए उसने तरह तरह के, सबसे पहले इस तरह के लोग बना के रखे हैं, जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, वहां बिलियनर्स, बड़ी टेक कंपनियां, गूगल, फेसबुक, इस तरह का। वो आपके देश में एक प्रचार करते हैं, फिर आपके यहां के लोगों को हायर करके उस चीज को बढ़ावा देते हैं, पैसे का लालच देके, या फिर आइडियोलॉजिकली। एक अमेरिकी CIA एजेंट की किताब है, उसने बहुत अच्छी बात लिखी है।
अभी उसी किताब का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था संसद में। हम्म। उस किताब को मैं पढ़ रहा था, अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुआ। उस किताब में एक जगह लाइन है कि जवाहरलाल नेहरू आइडियोलॉजिकली इतना ब्लाइंड था कि उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा बल्कि अपनी आइडियोलॉजी को देखा, इसलिए चाइना से वो हार गया। तो उस तरह के आइडियोलॉजिकली ब्लाइंड लोग जो अपने देश के इंटरेस्ट को, अपने समाज के इंटरेस्ट को नहीं देख पाते, उनको अपनी आइडियोलॉजी में वो बिल्कुल अंधे हैं, वैसे लोगों को ये टारगेट करके उनको हायर कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि पत्रकार में नहीं है? आप जाके देखिए वो क्यों लिखते हैं ऐसे आर्टिकल। एक तो आइडियोलॉजिकल उस तरह इंक्लाइंड है और दूसरा पैसे मिलते हैं। और क्या कारण हो सकता है? अभी उनको विदेश में पक्ष, तुम्हारा आवाज दे देंगे, कैसे किया जाए? तुमको देखिए, सबसे बड़ी बात उसका एक उपाय है जो कि दुनिया का हर डेवलप नेशन अपनाता है। जैसे चाइना ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना के रखा है। चाइना को इस तरह का सर्वे करता है, वो खुद करता है, गवर्नमेंट करती है, वो विदेशी प्राइवेट वगैरह को नहीं करता। जितना ज्यादा इंटरफेरेंस कम होगा उतना ज्यादा आप सुरक्षित होते जाएंगे। कोई आपके यहां भलाई करने दानवीर कोई नहीं है दुनिया में, और दुनिया में वो दानवीर होता तो कंगाल हो गया होता। वो अपने फायदे के लिए कुछ दे रहा है आपको और बदले में कुछ ले भी रहा है। ले क्या रहा है? जिस वक्त ये सोचना शुरू कर दो उस वक्त उनसे प्राप्त करने की इच्छा मर जाएगी आपकी। तो आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये सबसे बेहतरीन उपाय है। भारत अगर बचा है तो यहां के रूरल इकोनॉमी की वजह से बचा है, क्योंकि वो आज भी दुनिया में लाख आर्थिक मंदी आ जाए, लाख छटनी हो जाए, हमारे किसान भाइयों को, हमारे गांव को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भारत बार बार बचता है। और शहरों के लोग इंट्रैप्ट है उसके नैरेटिव में, उसके इकोसिस्टम में, उसके तौर तरीकों में। ठीक है, तो इसके लिए एलन मस्क का भी धन्यवाद करना होगा फिर तो। नहीं, अभी जो धीरे धीरे, अब तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे इस तरह पॉलिटिकल रिवेलरी हुई। मैं ये नहीं कर रहा, देखिए डीप स्टेट का मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। आप डीप स्टेट क्या सोचते हो भारत के लोग, और अमेरिका या ट्रंप क्या सोचते हैं? ट्रंप के लिए डीप स्टेट वो है वैसे सरकारी कर्मचारी हैं जो उसका कहना नहीं मानते, उसको हटाना, चाहे जुडिशियरी में हो, चाहे सीआईए में हो, चाहे पेंटागन में, वो उसके लिए डीप स्टेट है। आपके लिए डीप स्टेट क्या है? ऐसे अमेरिकी या अमेरिका का वो विंग जो आपके देश में अस्थिरता पैदा करते हैं, आपके देश को किसी न किसी तरह से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेडिकली, इन्वायरमेंटली नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूं। और इसलिए बार बार भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार ये कह रही है आत्मनिर्भर भारत। पर्यावरण के बारे में वो बहुत इधर उधर सेमिनार करते रहते, लेकिन भारत बोलते हैं कि भारत को पर्यावरण मत सिखाओ। हमारे यहां हर आंगन में तुलसी लगाने की परंपरा है। तुम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, ये हमारे पूर्वजों को पता था। हमारे पूर्वजों को पता था कि घर के आसपास गोबर के लेप होने से बैक्टीरिया नहीं आते अंदर। गोबर एंटी बैक्टीरियल ये हर किसी को पता था कि आंगन में नीम का पेड़ रखने से वाटर ये हवा शुद्ध होती है और बीमारियां कम होती है। तो हमें इन्वायरमेंट मत सिखाओ। तुम 4 फ्लैट बना के और हर कमरे में एसी लगा के और फिर कहोगे कि इन्वायरमेंट पे भाषण दोगे, ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, समस्या बहुत बड़ी है, समाधान भी मतलब इतने लंबे समय से चली आ रही है, तो समाधान भी एकदम तो नहीं होगा, लेकिन जल्द से जल्द समाधान करने की जरूरत है। मोदी सरकार को फिलहाल सोचने की जरूरत है। जिस तरीके से 2019 में यह खुलासा हुआ यूएस एड पर, अब जाकर तभी जाकर बैन लगा दिया गया था। अब ये इलेक्टोरल माध्यम से जो आ रही थी, इस पर खुद एलन मस्क ने रोक लगा दी है। जी पंकज जी, मैं आखिरी बात कहता हूं कि जो भी भारतीय है और जो सरकारी है वो खराब नहीं है, और इस देश के लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि जो विदेशी है, हमने देखा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड खराब है और वो फाइजर और स्पुतनिक बहुत बढ़िया है, अमीर लोग वो लगवा रहे। इस सोच को बदलिए, बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, इतनी गहन चर्चा करने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों और देश, आपको सोचना है कि अगर कोई आपको दे रहा है कुछ फ्री के नाम पर, वो वाकई में फ्री नहीं दे रहा है, उसके बदले जरूर आपसे कुछ ना कुछ ले रहा है, और भविष्य में वो कितना खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है, वो फिलहाल मौजूदा स्थिति में हम अपने आम जीवन में देख ही रहे हैं। तो मोदी सरकार से भी ये आग्रह ही रहेगा कि जल्द से जल्द इस तरीके के जो फंड आ रहे हैं विदेशों से भारत में नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए और चीजों के लिए, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, और जो ये लोग जिसमें शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।